अब हम भारत की बेरोजगार वाली समस्या का विश्लेषण करेंगे। बेरोजगारी भारत जैसे युवा देश के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है और इस पर राजनीति भी जमकर होती है। विपक्षी पार्टियां अक्सर सरकार पर यह आरोप लगाती हैं कि जितनी नौकरियों का वादा किया गया था उतनी नौकरियां दी नहीं गई। 2014 से पहले जब देश में यूपीए की सरकार थी तब बीजेपी भी सरकार पर नौकरी न देने के ऐसे ही आरोप लगाती थी और उस वक्त देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा था। यानी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है। इसके बाद बीजेपी की सरकार बनी 2014 में। बीजेपी ने बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन जितना वादा था उतनी नौकरियां शायद मिली नहीं। और अब केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नौकरियों की स्थिति पर एक बड़ा बयान दिया है। शनिवार को नितिन गडकरी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बोल रहे थे और उनका कहना है कि अगर आरक्षण मिल भी जाए तो नौकरियां हैं कहां। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, लेकिन इसे आंकड़ों की नजर से देखना जरूरी है। पहले आप नितिन गडकरी का यह बयान सुनिए और फिर हम आपको नौकरियों की सही स्थिति के बारे में बताएंगे। रोजगाराची निर्मिती करणं आणि पर कॅपिटल इन्कम वाढवणं हे आवश्यक आहे। समजा असं गृहीत धरलं की आरक्षण मिळालं तर नोकऱ्याच नाही आहेत, कारण आता बँकांमध्ये हळूहळू इलेक्ट्रॉनिक IT आल्यामुळे नोकऱ्या कमी होऊन राहिल्या, सरकारमध्ये भरती बंद आहे, त्यामुळे शिक्षणात आरक्षणाचा फायदा स्कॉलरशिप फी मिळाला किंवा पण नोकऱ्या कुठे आहे। त्यामुळे आरक्षणाचा झगडा असा आहे की बॅकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। त्यामुळे प्रत्येकजण काय म्हणतो मी बॅकवर्ड आहे आणि बिहार आणि यूपीमध्ये ब्राह्मण स्ट्रॉंग आहेत, राजकारणात त्यांचा पगडा आहे, ते म्हणून आम्ही मागासलेले आहोत। त्यामुळे एक विचार असाही आला आहे की गरीब गरीब असतो, गरीबाला जात पंथ धर्म भाषा नसते। नितिन गडकरी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। नितिन गडकरी जो भी कह रहे हैं काफी हद तक सही बात कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आरक्षण देने से कुछ होगा नहीं। और नितिन गडकरी भले ही ये कह रहे हो कि नौकरियां नहीं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि नौकरियां मौजूद हैं, लेकिन उन नौकरियों पर हमारे देश की सरकारें कुंडली मारकर बैठी हुई हैं और इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही शामिल हैं। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि संसद में खुद सरकार की तरफ से ये आंकड़े पेश किए गए हैं। पूरे देश में सरकारी नौकरियों के करीब 24 लाख से ज्यादा ऐसे पद हैं जो खाली हैं। इनमें करीब 10 लाख पद तो अकेले शिक्षकों के हैं। इसमें केंद्र सरकार का सर्व शिक्षा अभियान भी है और राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग भी। लोकसभा में 27 मार्च को पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि देश भर में पुलिस विभाग में करीब 4,43,000 पद खाली हैं। कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, इसलिए इन पदों को भरने की पूरी जिम्मेदारी अलग अलग राज्य सरकारों की है। इसके बाद रेलवे में करीब 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं। हालांकि इसमें से 89,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन यह प्रक्रिया पूरी कब होगी यह भी हमें देखना होगा, हम नहीं कह सकते कब होगी। इसी तरह से सरकार ने यह भी बताया है कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी करीब 1,20,000 पद खाली हैं, जिसमें भारतीय सेना के ऑफिसर रैंक्स के 7,680 पद और जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के 21,383 पद शामिल हैं। हमारे देश की अदालतों पर भले ही मुकदमों का बोझ हो, लेकिन इन मुकदमों को निपटाने के लिए हमारे देश में जज ही नहीं है। देश भर की अदालतों में करीब 5,800 जजों के पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा डाक विभाग में करीब 54,000 पद खाली हैं। इसमें करीब 17,000 पोस्टमैन और 10,942 पद पोस्ट मास्टर्स के हैं। देश भर में 6 एम्स में 18,454 पद खाली हैं। देश भर के 40 केंद्रीय विद्यालयों में प्रोफेसर्स के कुल 17,047 पद हैं, लेकिन इनमें से करीब 5,600 पद खाली पड़े हैं। इनके अलावा इन विश्वविद्यालयों में 11,000 नॉन टीचिंग स्टाफ के पद भी हमारे देश में खाली पड़े हैं। इसके अलावा पूरे देश में 2,42,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कर्मचारियों के पद भी खाली हैं। यानी देश में नौकरियां तो हैं, लेकिन सरकारें उन पर भर्तियां नहीं कर रही। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि हमारे देश के सिस्टम में कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की कमी है।
किसी भी पार्टी की सरकार हो ये नहीं चाहेगी कि उसकी जो पद रिक्त पड़े हैं उनमें भर्ती ना हो। लेकिन मैंने देखा है अपने जीवन काल में कि बहुत सी एक तो जो सिस्टम है, प्रोसीजर है, वो बहुत लंबा। आपने अखबार में निकाला, ऑनलाइन भी बोला, समय दे दिया 1.5 महीने तक, 2 महीने तक, उसके बाद फिर उनको रिटर्न टेस्ट में उसमें समय दिया, रिटर्न टेस्ट के बाद रिजल्ट आने में समय, एक लंबा प्रोसीजर है। इसको छोटा करने का अगर कोई उस पर रिसर्च की जाए, कुछ समझी जाए बात, तो ये अवधि थोड़ी हो सकती है और इसमें फिर ये बातें नहीं हो सकती। यूपीए के ज़माने में मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो हर साल कम से कम 15 से 20 लाख नौकरियां निकलती थी और लोगों को नौकरियां मिलती थी। इन्होंने कहा 2 करोड़ देंगे हर साल, तो 2 करोड़ है कहाँ? ये इनके ज़माने में जो नौकरियां थी वो भी कम हो गई और नई नौकरियां लग रही हैं वो 1 से 1.5 लाख तक ही खाली साल में लग रही हैं। भारत की एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में फिक्स्ड सैलरी की नौकरियां बहुत कम हैं, जिनमें तनख्वाहें तय की गई हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल कामकाजी लोगों में से 20% से भी कम लोग ऐसे हैं जिन्हें हर महीने के अंत में एक तय सैलरी मिल जाती है। इनमें से बाकी ऐसे लोग हैं जिनकी आय का जरिया तय नहीं होता, कभी आय ज्यादा होती है, कभी आय कम होती है, यानी फिक्स्ड तनख्वाह नहीं है। जबकि इसके विपरीत चीन में 80% से ज्यादा कामकाजी लोग तय वेतन पर काम करते हैं, यानी उनकी तनख्वाहें फिक्स्ड हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ऐसा होने से लोगों के पास नौकरी तो होती है, लेकिन वो कभी भी अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाते। वो सिर्फ कमाने खाने तक ही सीमित रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2050 तक करीब 28 करोड़ युवा ऐसे होंगे जिन्हें नई नौकरी की जरूरत पड़ेगी और भारत में हर साल करीब 10 लाख नए लोग नौकरी की तलाश में निकलते हैं और इतने ज्यादा लोगों को रोजगार देना एक बड़ी चुनौती होगी। वैसे देखा जाए तो भारत में बेरोजगारी की समस्या आज से नहीं है, ये कोई समस्या नई नहीं है, बल्कि पिछले बहुत सारे वर्षों से 1991 से 2013 के बीच भारत में करीब 30 करोड़ लोगों को नौकरी की जरूरत थी, लेकिन इस दौरान केवल 14 करोड़ लोगों को ही रोजगार मिल सका। यहां आपको बता दें कि भारत में करीब 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये संख्या उन लोगों की है जो नौकरी करने के लायक हैं और नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है। ऐसे लोगों को बेरोजगार के रूप में परिभाषित किया गया है। अब सवाल यह है कि यह समस्या क्यों है? हमारे देश में नौकरी के अवसर इतने कम क्यों हैं? भारत में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसकी आय बहुत कम है। देश की एक बड़ी जनसंख्या ऐसी भी है जिसकी निर्भरता कृषि पर है। वैसे तो भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन सिर्फ खेतीबाड़ी से अपना जीवन चलाना आज के जमाने में बहुत मुश्किल काम है। खेतीबाड़ी से ज्यादातर किसान सिर्फ इतना ही पैसा कमा पाते हैं कि किसी तरीके से अपना पेट भर सके। इसलिए अब वक्त आ गया है कि भारत को अपना फोकस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ करना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को नौकरी देने के लिए किसी भी देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत होना पड़ेगा। जबकि भारत में अभी कुल रोजगार का सिर्फ 11% हिस्सा ही मैन्युफैक्चरिंग से आता है। हालांकि इसके लिए भारत को स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ेगी। सरकार का मैन्युफैक्चरिंग और स्किल डेवलपमेंट दोनों पर फोकस रहा है, लेकिन फिलहाल उतनी सफलता नहीं मिली जितने की उम्मीद थी, जितने के दावे किए गए थे। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि हमारे देश में लोग हर छोटी छोटी बात पर सरकार की बुराई करते हैं, सरकार को कोसते हैं, लेकिन इन सारे लोगों को नौकरी भी सरकारी ही चाहिए। हमारे देश में लोग नौकरी को नौकरी तभी मानते हैं जब वो सरकारी नौकरी हो। इसलिए ये बहुत बड़ा विरोधाभास है कि उन्हें सरकार अच्छी नहीं लगती, सरकार के काम अच्छे नहीं लगते, दिन भर सरकार को कोसते हैं, लेकिन नौकरी भी उन्हें सरकारी ही चाहिए।